नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। और बरसात का मौसम भी आ चुका है और राम तिल की खेती करने का समय भी शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि ये फसल आपकी लाखों में इनकम कराने वाली है। राम तिल प्रमुख तिलहनी फसल है और भारतवर्ष में इसको सरगुजा और जगनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके तेल को खाने के अलावा दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाई इसकी खेती अधिकतर कम उपजाऊ जमीन में करते हैं, इसीलिए इसकी उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है। यह फसल जनजातीय क्षेत्रों की सीमांत और उप सीमांत भूमि में व्यापक पैमाने रूप पर लगाई जाती है। यदि अच्छी गहराई और अच्छी बनावट वाली दोमट मिट्टी में जहां पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, वहां पर यह फसल की जाए तो अच्छी उपज दे देती है। और विषम परिस्थितियों में द्वितीय फसल के रूप में गुंदली, उड़द और गोड़ा धान काटने के बाद इसकी खेती इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। राम तिल में तेल की मात्रा 35 से 45% होती है। प्रोटीन की मात्रा 25 से 35% होती है। किसान भाइयों, यदि आप भी राम तिल की खेती करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो हम आपके लिए सबसे पहले बता दें कि आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो देसी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा देने से खेत राम तिल की बुआई के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अंतिम जुताई के समय लिंडेन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जमीन में मिला देने से दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। या फिर आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। पहले 5 किलो ट्राइकोडर्मा लीजिए, उसको 100 किलो गोबर में पची हुई सड़ी हुई गोबर में मिलाकर जूट की बोरी से ढककर छांव में 2 हफ्ते के लिए रख दीजिए। रोजाना उसमें हल्के से पानी के फव्वारे से स्प्रे करते रहें। 15 दिन बाद देखेंगे कि आपका ट्राइकोडर्मा सफ़ेद और ग्रीन कलर के फंगस टाइप का तैयार हो चुका है। तो फिर उसको अच्छे से मिलाकर खेत में बिखेर दीजिए। तो आपकी मिट्टी की जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, दीमक या फिर चींटियों से संबंधित, वो सब खत्म हो जाएंगे और आपकी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार काफ़ी हद तक आने लगेगा। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। वह कौन सी किस्में हैं जिनको लगाकर आप अच्छी उपज और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमने एक जीडी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिसमें हम हमारी सुबह से लेकर रात तक की डेली रूटीन, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, अपने वर्क के बारे में शेयर करते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीडी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली किस्म है JNC6। इस राम तिल किस्म की पकने की अवधि 95 से 100 दिन होती है और तेल की मात्रा 40% तक होती है। पत्ती दब्बे के लिए सहनशील है और औसत पैदावार क्षमता 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसी के साथ ही उकटमंड किस्म है, JNC1 है, JNS9 है, विरसा नाइजर 1 है, विरसा नाइजर 2 है और इसके अलावा भी विरसा नाइजर 3, पूसा गुजरात नाइजर 1, इसके अलावा NRS 96 है। आदि ऐसी प्रमुख किस्में हैं जिनको किसान भाई काफ़ी हद तक चुनित करते हैं और ये डिमांडिंग में भी चलती रहती है। बात करें बीज दर की, तो राम तिल फसल के लिए पंक्तियों में लगाने पर 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है, परंतु छिड़काव विधि से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 8 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बात करें बीजों के उपचार की, तो राम तिल की फसल को बीज जनित या मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बोने से पहले बीजों को थीरम या कैप्टॉन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी फसल पूर्ण रूप से आने वाले समय में सुरक्षित रहती है और उसमें रोग वायरस लगने की संभावना नाम मात्र की शेष रह जाती है। बात करें बुआई का समय का, तो राम तिल की बुआई मुख्यतः 2 समय पर की जाती है। खरीफ की फसल के लिए बुआई का उपयुक्त समय जुलाई से अगस्त तक का होता है और द्वितीय फसल के लिए सितंबर का दूसरा सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक का समय उपयुक्त होता है। हमने दोनों ही मौसम बता दिए हैं, आपके लिए जो मौसम उचित लगे आप उसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई की विधि की।
तो बता दें कि राम तिल की फसल को छिड़काव विधि से लगाने की अपेक्षा कतारों में लगाने से अधिक उपज प्राप्त होती है। अतः फसल को कतारों में ही लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखने से पौधों की संख्या 2 से 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर होती है। बीजों के समान वितरण हेतु बीजों को 10 गुने गोबर की खाद या बालू मिट्टी में लगाकर बुआई करनी चाहिए। बात करें उर्वरकों का प्रयोग क्या देना है आपके लिए, तो किसान भाई अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो अच्छी उपज तो हर कोई लेना चाहता है और हर एक किसान का यही मकसद होता है कि जो लागत लगाई है उससे कम से कम 4 गुना तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए फ़ायदा क्या होगा। लेकिन आजकल रासायनिक खेती होने की वजह से और महंगाई की ध्यान में रखते हुए किसानों की लागत लाखों में पहुंच रही है, जिस वजह से किसान भाई 4 गुना प्रॉफिट लेने की उम्मीद रखते हैं। और यदि यही फसल को हम जैविक तौर पर बदल दें तो उसमें कई गुना प्रॉफिट बदल जाता है। लेकिन फिलहाल में हम जैविक और रासायनिक की बात ना करते हुए राम तिल की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप जैविक खेती की सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जैविक खेती के बारे में कई सारी जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक हाई पावर जैसी कई सारी दवाइयां बनाना हमने आपको घर पर सिखाया है, वो जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए उर्वरकों के बारे में बात करें इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आपके लिए 20-20-20 मतलब कि 20-20-20 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर, 45 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा तथा सिंगल सुपर फास्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है तथा नत्रजन की शेष आधी मात्रा बुआई के 20 से 30 दिनों के निकाई गुड़ाई के बाद यूरिया खाद द्वारा मिलानी चाहिए। तो इस तरीके से आपके लिए राम तिल की फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आपको वीडियो को दोबारा रिवर्स करके जरूर देखना चाहिए। जब तक आप जानकारी को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरा क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हम आपके लिए खेती करने सिखाने के साथ साथ बिजनेस करना भी सिखाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप खेती को बिजनेस के तौर पर लेंगे तो वाकई में आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि महंगाई को ध्यान में रखते हुए और लागत को ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसी उतार चढ़ाव आते हैं किसान भाइयों की ज़िंदगी में, जिससे कि फसल में अच्छा प्रॉफिट लेना वह मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि किसी भी फसल को सही समय पर बोया जाए और मार्केट की कई सारी नियमों को, बातों को ध्यान में रखकर किया जाए तो वाकई में हमारा प्रॉफिट लाखों में पहुंच जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, कौन सी फसल किस समय बोना चाहिए, सब कुछ ट्रिक हम बताते हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इसी तरह की और भी खेती किसानी की लेटेस्ट जानकारी मिल सके सबसे पहले। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर देना यार, ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। जो भी सवाल है आप कमेंट कर लीजिए। तो बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद खेत से खरपतवार खुरपी द्वारा निकाल देना चाहिए। साथ ही अनावश्यक पौधों की छटनी कर देनी चाहिए। 2 बार गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में कई तरह की कीटनाशक खरपतवार नाशी दवा उपलब्ध है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में हम आपके लिए यहाँ पर कोई सुझाव नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल किया जाए। अब बात करें पौध संरक्षण की, तो कीट रोकथाम की बात की जाए पौध संरक्षण में सबसे पहले तो अधिक उपज लेने के लिए पौध संरक्षण बहुत ही जरूरी है। वैसे तो राम तिल की फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। कीटों में मुख्यतः भुआ पिल्लू का आक्रमण होता है। छोटी अवस्था में अधिकतर पत्तियों के नीचे गुच्छों में रहते हैं। ये नई पत्तियों को खुद खा जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार नहीं हो पाती। इस अवस्था में उनकी रोकथाम करना आसान होता है। ऐसे में उस समय उन पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, या फसल के ऊपर कीटनाशक दवा के रूप में नोवान 100 की 300 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए, या फिर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वाकई में आपकी फसल सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं एक रोग नियंत्रण की। इसमें सबसे ज़्यादा लगता है चूड़ी फफूंदी रोग, जो कि बहुत ही कम मात्रा में लगता है। हालांकि लगता नहीं है, लेकिन यदि किसी किसान भाई के फसल में बाई चांस लग जाए चूड़ी फफूंदी रोग तो क्या करेंगे।
तो पहले तो इसकी पहचान समझिए कि यह चूड़ी फफूंदी फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे रुई के समान छोटे सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं जो बाद में पूरी पत्तियों में फैल जाते हैं। रोग की उग्र अवस्था में पत्तियों की तरह सड़ जाती है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप किसी भी ट्राइकोडर्मा या माइकोजेब का इस्तेमाल ले सकते हैं या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम की खली का फसल बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे तो भी यह समस्या आपके लिए देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं फसल के कटाई एवं मड़ाई की। अब किसान भाइयों ने फसल को अच्छे से तैयार कर लिया है, अब बात आती है कटाई एवं मड़ाई की। आप कहेंगे कि भाई आपने सिंचाई की बात तो की नहीं, लेकिन हम बता दें कि आपके लिए कि ये बरसात की फसल है। भाई बरसात में कौन सिंचाई करता है? कुदरत की कृपा इतनी मेहरबान है कि भाई फसल में सिंचाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जरूरत के अनुसार समय समय पर सिंचाई होती है और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाती है। तो बात करें कटाई व मड़ाई की, तो राम तिल की फसल पकने पर पौधों की पत्तियां तथा सिरे भूरे रंग के हो जाते हैं और थोड़े जब सूखने लगे तो ऐसे समय में फसल की कटाई करनी चाहिए। पौधों को कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। सूखने पर डंडे से पीटकर बीजों को अलग करके सफाई कर लेनी चाहिए। बीजों को भली भांति साफ एवं सुखाकर भंडारण करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। बात करें पैदावार कितनी मिलती है आपके लिए या फिर कितनी मिल सकती है। उपरोक्त उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने से फसल की औसत उपज आपके लिए 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। यदि बाई चांस आपकी किस्मत ने साथ नहीं दे पाई, आपने भरपूर मेहनत की, लागत भी पूरी लगा दी, लेकिन हवा पानी की वजह से आपकी फसल चौपट हो गई, या हो सकता है कि बारिश कम ज़्यादा हुई या फिर फसल गल गई, कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर रोग वायरस अधिक लग गया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फसल किसी भी वजह से चौपट हो जाती है तो आपको 6 से 8 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर तक उपज आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई राम तिल की फसल की कर सकते हैं अच्छी पैदावार और साथ ही अच्छा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसको बेचना कहाँ है, तो भाई किसान मंडी लगती है हर गांव हर शहर में, तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप सरसों तिल गेहूं चना अरहर तुअर सब इनको सेल करते हैं बेचते हैं, वैसे ही आपको इसको बेचने के लिए ले जाना है। आराम से बिक जाती है और इसका भाव भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इस तरीके से उपरोक्त तकनीक से किसान भाई राम तिल की खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए आने वाले समय में अच्छी अच्छी जानकारी खोज कर लाते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके एक शेयर से ना जाने कितने किसान भाइयों की मदद हो सके। आपके जो भी सवाल हैं, डाउट है, किस तरह की जानकारी या क्या समस्या आपको चल रही है अपनी फसलों में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब जरूर देंगे। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक खेती किसानी की जानकारी मिल सकेगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।